महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम स्थित इंदिरा नगर इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। दारू पीने के लिए पैसे न देने पर हुए विवाद में 5 लोगों ने एक घर में घुसकर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। इस हमले में बीच बचाव करने आई 19 वर्षीय युवती सानिया बागवान की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले निसार सैयद ने उसी क्षेत्र में रहने वाले गुलाम शेख ने शराब के लिए पैसे मांगे थे। निसार सैयद ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बाद में निसार अपने घर लौट आए और परिवार के साथ खाना खा रहे थे। तभी गुलाम शेख का बेटा अब्दुल सैयद घर में घुसा और पिता के साथ हुए झगड़े पर सवाल उठाने लगा। बात बढ़ते बढ़ते अब्दुल ने निसार सैयद पर लाठी से हमला कर दिया। यह देख निसार की बेटी सानिया बागवान बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन तभी गुलाम शेख, शुएब शेख, अजीज शेख और शाहिद शेख ने मिलकर निसार और सानिया पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस बर्बर हमले में सानिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निसार सैयद गंभीर रूप से घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा। घटना की सूचना मिलते ही महात्मा फुले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जाँच जारी है। महात्मा फुले पोलीस स्टेशन कल्याणच्या हद्दीमध्ये काल दिनांक 5/5/2025 रोजी सायंकाळी 7:30-8 वाजेच्या दरम्यान येथील फिर्यादी आहे निसार सय्यद नजीर सय्यद हे इंदिरानगर परिसरात बसले असता तेथील आरोपी गुलाम सुबानी शेख यांनी त्यांच्याकडे दारू पिण्यासाठी पैशाची मागणी केली आणि ते फिर्यादीने दिले नाही। त्या कारणावरून दोघांमध्ये बाचाबाची होऊन हाताने चापटीने मारहाण झाली। त्याच्यानंतर जो आरोपी आहे तो घरी गेला। त्याने ही घटना त्याच्या मुलाला सांगितली। मुलाने त्याच्या मित्रांच्या साहाय्याने फिर्यादीच्या घरी जाऊन लाकडी दांडक्याच्या साहाय्याने फिर्यादीस, त्याच्या पत्नीस व त्याच्या मुलीस जबर मारहाण केली। या मारहाणीमध्ये फिर्यादीची मुलगी सानिया हिच्या डोक्याला मागच्या बाजूला गंभीर दुखापत होऊन ती उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झालेला आहे। सदर घटनेबाबत आम्ही महात्मा फुले पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि या गुन्ह्यामध्ये एकूण 5 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। या गुन्ह्याचा तपास करीत असताना महात्मा फुले पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री नाईक, पोलीस निरीक्षक श्री नागरे आणि त्यांचे पथक यांनी कोणत्याही वेळेचा विलंब न लावता तत्काळ 5 आरोपींना अटक केलेली आहे। गुन्ह्याचा तपास महात्मा फुले पोलीस स्टेशन करीत आहे। गर्मी के दिनों में अपने वाहन को कैसे सुरक्षित रखें, इस बारे में अक्सर जानकारी दी जाती है। हालांकि इस गर्मी के चलते वाहनों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इस बीच गोंदिया तालुका में ईरी नवरगांव मार्ग पर चलती कार में आग लगने का पता चलने पर कार में सवार यात्री और चालक वाहन छोड़कर भाग गए। हालांकि कुछ ही क्षणों में कार में आग लग गई। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह जल चुकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। चलती हुई कार को देखने के लिए गाँव वालों की भीड़ जमा हो गई। मामा बीच में रहता तो वैसे भी खाली है ना। देवपुर इलाके में ITI कॉलेज के सामने बिजली के जनरेटर में अचानक आग लग गई। स्थानीय नागरिकों ने जैसे ही आग लगने की सूचना मनपा की दमकल को दी, मनपा की दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बिजली के जनरेटर में ही आग लग गई, जिससे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अचानक लगी आग से इलाके के नागरिकों में हड़कंप मच गया। इलाके के नागरिक बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। हालांकि आग लगने का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका। दोपहर के करीब देवपुर इलाके में ITI कॉलेज के सामने इलाके को बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली के जनरेटर में अचानक आग लग गई। खुले जनरेटर में आग लगने से हवा के कारण आग फैलती जा रही थी। स्थानीय नागरिकों ने मनपा की दमकल को घटना की सूचना दी। मनपा की दमकल ने बिना देरी किए तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस आग के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। कुछ देर के लिए यातायात भी रोक दिया गया था।
फटाफट। तिकडे लवकर। कल्याण रेलवे स्टेशन पर आज बुधवार दोपहर को कल्याण रेलवे पुलिस ने एक रूट मार्च निकाला। यह रूट मार्च स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। रूट मार्च में रेलवे पुलिस के कई अधिकारी और जवान शामिल थे। उन्होंने स्टेशन के सभी प्रमुख स्थानों जैसे कि प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और प्रवेश निकास द्वारों का निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों ने यात्रियों से बातचीत भी की और उनकी सुरक्षा संबंधित चिंताओं के बारे में जानकारी ली। यह रूट मार्च ऐसे समय में किया गया जब देश में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना पुलिस की प्राथमिकता है। इस रूट मार्च के माध्यम से पुलिस ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि वे यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है। ठाणे जिले के टिटवाला के गणेशवाड़ी इलाके में एक युवक को तलवार से केक काटना भारी पड़ गया। 28 वर्षीय युवक ने अपने जन्मदिन के मौके पर तलवार से केक काटा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस करतूत की वजह से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक ने अपने 28वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटते हुए एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस विभाग ने इसका संज्ञान लिया। कल्याण तालुका पुलिस ने वीडियो की जाँच के बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तलवार जैसे घातक शस्त्र का सार्वजनिक प्रदर्शन और उसका उपयोग कानून का उल्लंघन है, इसलिए संबंधित धाराओं के अंतर्गत युवक पर कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ जारी है। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर राजस्व अधिकारी को सुबह के समय मंदीकुंटा में गोदावरी नदी के किनारे ट्रैक्टर द्वारा रेत के अवैध परिवहन के बारे में जानकारी मिली। प्रभारी तहसीलदार हामिद सैयद सिंरोचा के मार्गदर्शन में उप तहसीलदार श्रीनिवास तोतावार के नेतृत्व में मौजा मंदीकुंटा के नदी क्षेत्र में छापेमारी की गई। पाया गया कि 15 ट्रैक्टर नदी के किनारे अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे थे। नदी के किनारे मौजूद सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर सिरौचा तहसील कार्यालय में जमा करा दिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से अवैध रेत तस्करी में लिप्त लोगों के हौसले पस्त हो गए हैं। आगे की जांच गढ़चिलौरी पुलिस कर रही है।
हिंगन घाट शहर के निशानपुरा वार्ड में शेख फरीद शेख अब्बू की गादी फैक्ट्री के गोदाम में 11 मई की शाम करीब 4 बजे अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। घटना की सूचना जैसे ही हिंगन घाट नगर परिषद और कृषि उपज बाजार समिति की दमकल को मिली, दोनों दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से व्यापक नुकसान हो चुका था। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग में लाखों रुपए का सामान जल गया। इस समय नगर पालिका अग्निशमन दल के लीडिंग फॉरमैन गिरीश गंडाइत, तलवेकर, विनोद इंगोले, अमित सहारे और कृषि उपज बाजार समिति अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने में सहयोग किया। हिंगन घाट से योगेश लखोटे की रिपोर्ट। नाना गाड़ी को लगाया फूल मैंने। आम गांव में हो रही CMR राइस की जोरों पर कालाबाजारी। आम गांव के राइस मिलर लेते हैं पुराना चावल राशन धारकों से और करते हैं उसकी कालाबाजारी, जिसमें यूपी, बिहार, कर्नाटक से आता है। रात के अंधेरे में आम गांव में चावल जो आम गांव के व्यापारियों को मिलता है कम दामों में, आम गांव के व्यापारी अपने राइस मिल में पीछे के रास्ते से इन चावलों को संग्रह करते हैं और आला अधिकारी इस कालाबाजारी में पूरा सहयोग करते हैं। आम गांव के राइस मिलों को और अपना योगदान ले जाते हैं। क्या प्रशासन इसी तरह काम करेगा, बड़े चोर व्यापारियों के साथ मिलकर? यवतमाल जिले के पुसद और महागांव तालुका में आज शाम तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हुई। पुसद तालुका के आमटी, गौल, हर्षी और महागांव तालुका के खड़का गांव में ओलावृष्टि हुई, जिससे इलाके में कीचड़ हो गया। सुबह से ही क्षेत्र में बादल छाए हुए थे, लेकिन आखिरकार शाम को गरज और बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जोर कमी झाला म्हणा आता। जोर कमी झाला म्हणा आता। गारा मोठा नाही झाला. गारा फक्त आता. भोकरदन तालुका के धावड़ा क्षेत्र में खरीफ पूर्व कृषि खेती का काम जोर पकड़ रहा। खरीफ सीजन के लिए तालुका में खरीफ पूर्व कृषि कार्य में तेजी आ गई है, जो अभी 1 महीने दूर है। इस मौसम में जुताई के लिए बैलों की जगह ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ गया है। भीषण गर्मी के बावजूद किसानों ने खेती किसानी का काम शुरू कर दिया। खरीफ मौसम के लिए कृषि ऋण शीघ्र वितरित किया जाना चाहिए। कृषक समुदाय की मांग है कि बीज और रासायनिक उर्वरक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएं। पिछले वर्ष बेमौसम बारिश से फसलें नष्ट होने के कारण किसान संकट में थे। कम से कम खरीफ में तो प्रकृति हमारा साथ देगी और हमें कृषि से कुछ लाभ होगा। इसी उम्मीद के साथ कृषि कार्य में तेजी आई है। कई किसान अपने खेतों में बैलों की जोड़ी का उपयोग करके खेती करते हैं। हालांकि जिनके पास बैल नहीं है, उन्हें बैलों की एक जोड़ी ढूंढनी पड़ती है। इसके अलावा बैलों की जोड़ी से खेती करने में अधिक समय लगता है। ट्रैक्टर तो इससे भी आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा इससे समय की बचत होती है और खेत की जुताई भी गहरी होती है। इसके कारण किसान अपनी जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद महाराष्ट्र के डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक राजेश मोरे की अगुवाई में पटाखे फोड़कर, ढोल ताशे बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जल्लोष किया।
22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में डोंबिवली के निवासी हेमंत जोशी की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की सराहना करते हुए हेमंत जोशी के ससुर जैन भावे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की है वह बिल्कुल सही और जरूरी थी। जैन भावे ने कहा, हम इस कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिन 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, इन्हें अब सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। भारत की इस सख्त कार्रवाई से निश्चित तौर पर आतंकवाद पर लगाम लगेगी और आगे इस तरह की घटनाएं कम होंगी। भावे का मानना है कि देश की सुरक्षा और शहीदों का सम्मान तभी पूरा होता है जब आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के कदम का स्वागत करते हुए इसे एक साहसिक और निर्णायक निर्णय बताया। काय सांगाल आज पहाटे जे भारत सरकारने कारवाई केली आहे ती अतिशय योग्य आहे. या कारवाईची आम्ही सगळेजण वाट पाहतच होतो आणि जे तीन लोकांना प्राण गमावा लागला आहे त्यांनी खरी श्रद्धांजली मिळेल असं माझं स्पष्ट मत आहे. हे खूप छान झालं आहे ना. आतंकवाद कमी व्हायला नक्कीच मदत होईल आणि त्यांना याच्यापुढे धाडा मिळाला नाही त्याच्यामुळे आतंकवाद करणार अशी मी इच्छा व्यक्त करतो आणि संपवतो. काय मागणी असणार आहे तुमच्याकडे? जे आतंकवादामध्ये जे होते त्यांना योग्य शिक्षा मिळावी हीच माझी एवढीच नंबर विनंती आहे. उल्हासनगर महानगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट हैक किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस साइबर हमले की जिम्मेदारी कथित रूप से पाकिस्तानी हैकरों ने ली है। घटना के तुरंत बाद महानगर पालिका की तकनीकी टीम जांच में जुट गई और फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी अजय सावले ने कहा, हमारी वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। फिलहाल वेबसाइट बंद कर दी गई है और तकनीकी जांच जारी है। जल्द ही इस विषय में आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। इस साइबर हमले के कारण नागरिक सेवाओं से जुड़ी कई ऑनलाइन सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे नागरिकों में चिंता का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले की जानकारी साइबर क्राइम विभाग को दी गई है और जल्द ही अज्ञात हैकरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कार्रवाई शुरू की जाएगी। मैं प्रफुल्ल पटेल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारी बहादुर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं। यह भारत का शक्तिशाली जवाब है। लेकिन आराम से तैयारी करके मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की आतंकी कार्रवाई का जो पहलगाम में हुआ था। क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए? भारतीय सेना को सल्यूट और मोदी जी को शाबाशी। आखिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की भूमि से जो वहां पर आतंक फैलाया जा रहा है पूरे विश्व में और खास करके भारत को टारगेट किया जा रहा है। 26/11 हो गया, हमारे पार्लियामेंट पे हल्ला हुआ, चाहे हमारे पहलगाम में अभी हाल में जो घटना घटी, ये सारी चीजों की जड़ पूरी पाकिस्तान से ही होती है और उनको जवाब देने का काम सही समय पर सोच समझ कर दिया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि उनको जवाब मिले, मगर हमारा ये भी जवाब सही होना चाहिए। और उन्होंने बहुत एक बाखूबी के साथ जो जवाब दिया, पाकिस्तान के नागरिकों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन जहां मैसेज जाना चाहिए, जिनका नुकसान होना चाहिए, वो बराबर हुआ। सर, सिंदूर एक बहुत ही भावनात्मक नाम था। एक से इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना एक मैसेजिंग थी। जिस तरीके से लोगों को मारा गया था उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने, इस सिंदूर के नाम को लेकर के कोई जुड़ाव महसूस करता है? हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा गया हमेशा के लिए, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर देकर एक प्रकार से हमारी बहनों को वापस अपना सम्मान, उनके पति तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनको एक कम से कम ये विश्वास तो हो कि भाई मेरा नुकसान तो हुआ, लेकिन मोदी जी ने सामने वालों का भी सिंदूर पोंछने का काम किया। ये बहुत बड़ी एक मैसेज भी है इसमें, खाली नाम नहीं है, ये मैसेज है पाकिस्तान को। और हमेशा के लिए आतंक जो हमारे देश में फैलाने वाले लोगों को समाप्त हम कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। सर, how do you react on India's retaliation with full throttle against Pakistan's terror activities of Pahalgam? Yesterday we did a precise attack on Pakistan's 9 locations which were terror hubs of Pakistan. I salute the Indian Army, I salute our Prime Minister. This is India's revenge. India had to react to what happened in Pahalgam. 26 innocents of our country lost their lives in front of their wives and children,
We had 26/11. We have IC-814 hijack. We've had attack on Parliament. We have had the Pulwama attacks. What is all this lead up to? It shows that India is being constantly attacked from Pakistani soil by the terrorists, and also they are attacking on religious grounds. This is very, very, very unacceptable, and it was high time that Pakistan, they got a message in Balakot, but they did not understand that India is capable of doing much more. And that has been demonstrated last night with Operation Sindoor. And I am very happy also that the government did a calibrated attack. Unlike them, we did not target innocent civilians. We targeted the factories of terror and the masterminds of terror. Sir, as you rightly said, that they did a precise attack on the terror hubs only, not the military establishments or the civilian areas. And for the reason, India is getting support from global community also, and everyone has warned Pakistan not to retaliate after this. And world is trying to de-escalate the situation now. So how do you see global support for India at this time? I can see total support for India, right from the United States to Russia, Germany, Japan, you name it. And even China has not really spoken out against this. I would think that the world community should engage with Pakistan, not with India, because India has acted responsibly. But they should engage with Pakistan, that if they dare to try to attack India in any way, not only will they be crushed, but it will also have severe consequences for them and the rest of the world also. Therefore, I think it is time that the world community also puts the right pressure on Pakistan and finishes off this permanent menace of terror, at least from Indian soil. Sir, some people from opposition were mocking the India's air capabilities and air defense capabilities, and they were also asking questions from the government when they will retaliate, they will take action. So this valiant action has given them a reply also? Of course, the people who mocked the Indian Army, Air Force and Navy for their defense preparedness and the equipment they were buying and all the other things, I think they should shut up permanently. They should never question. After all, how can we question what our defense forces are doing? They are the true patriots who are always keeping us 24/7 secure. We are able to sleep well. We are able to do our work. The country is able to progress. All because our borders are safe and secure. And whoever has questioned in the past and now should understand that henceforth we should always show the highest patriotism by not attacking our defense preparedness. सर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार पाकिस्तान में घुस के भारत ने स्ट्राइक करी है। इससे पहले हमने देखा जब उरी के वक्त स्ट्राइक हुई थी तो पीओके के तरफ हुई थी। कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं और कितना बड़ा जवाब भारत ने दिया है पाकिस्तान को? सल्यूट हमारी सेना को और शाबाश मोदी जी, आपने दुश्मन के घर में घुसकर कड़ा जवाब दिया है। जैसे आपने कहा वैसा किया। बहुत बार ये हो चुका है, बार बार 26/11 हो, IC-814 हो, पहलगाम हो या इसके पहले उरी हो, पुलवामा हो, सभी जगह ये सारा जो जड़ है, बीमारी की जड़ है, ये पाकिस्तान से आती है और सीधा उनके घर में जाकर उनको ही नेस्त नाबूद करने का काम आपने किया है। यही भारत चाहता था और यही आपने करके दिखाया। और सही बात है, बार बार करने वाले सीमा के उस पार से ही आते रहे हैं। हमारे देश में सब लोग अमन चैन चाहते हैं और आपने भी केवल उन्हीं को जाकर मारा है जो यहां पर आकर आतंक फैलाते हैं। सामान्य पाकिस्तान के नागरिक को कोई तकलीफ नहीं होने दी। तो ये हमारी फौजों की बहादुरी है और उनको नेतृत्व प्रदान करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और आज हम भारत में जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, वो केवल हमारी सेना और मोदी जी के नेतृत्व की वजह से। सर, ऑपरेशन सिंदूर ये जो टर्म है, ये काफी कहता है बहुत कुछ भावनाएं इसमें छुपी हुई हैं।
ऑपरेशन सिंदूर ये शब्द ही बहुत सोच समझकर चयन किया गया है। हमारी बहनों के सिंदूर को पोंछने वालों को ये हमेशा हमेशा के लिए उनको खत्म करना, ये एक मोदी जी ने और हमारे देश की सेना ने प्रण लिया था और ये बोलकर किया है। हम लोगों ने हमला कोई छुप कर नहीं किया है जैसे उन लोगों ने। हमने जिस दिन हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेना ने उसी दिन कह दिया कि हम इसका जवाब बिल्कुल देकर रहेंगे। सही समय पर देना ये तो खैर उनके पर ही छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सही समय और सही फैसला करके सही टारगेट को उन्होंने पहुंचकर। हिंगनघाट शहर के शास्त्री वार्ड क्षेत्र में पुलिस क्वार्टर के पास झोपड़पट्टी में आज शाम करीब 7:30 बजे 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे दोनों घर जलकर खाक हो गए। पास में रहने वाले 2 शर्मा भाइयों के घर में आग लग गई। इस अग्नि तांडव ने धीरे धीरे रुद्र रूप धारण कर लिया और दोनों घरों को अपने आगोश में ले लिया। रुद्र रूप धारण करने वाली इस भीषण आग में 3 सिलेंडर का स्फोट हुआ है। इस भीषण आग हादसे में दोनों घरों को भस्मसात करते रख दिया। घटना के समय संजय शर्मा और करुण शर्मा का पूरा परिवार एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए बिहार स्थित अपने गृहनगर गया हुआ था। उनमें से एक भाई अपने एक बेटे के साथ 1-2 दिन पहले हिंगनघाट लौटा था। उस समय वह भी दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था, तो बेटा भी बाहर खेल रहा था। इस वजह से बड़ी जीवित हानि टली, लेकिन आग से पूरा घर जलकर राख हो गया। गृह उपयोगी वस्तु पूरी तरह से जल के खाक हो गई। अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी मानी जा रही है, लेकिन आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हिंगनघाट नगर पालिका अग्निशमन विभाग के कर्मचारी गंडाई, डोलस और समर्थ सहित अन्य कर्मचारियों, वहीं कृषि उपज मंडी समिति की दमकल घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हिंगनघाट से योगेश लखोटे की रिपोर्ट। निकालो अब भी निकालती, रुको वीडियो पकड़ के रखो ऐसा, इधर दिखा वैसे। इसके पापा को फोन लगाई, ढक्कन लगा देती। दुपट्टा जल रहा मान छोपड़ा, छोपड़ा निकाले। हाँ देखो छोपड़ा भी जल रहा, ईटा का भी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हादसे में शहीद हुए नांदेड़ के जवान सचिन वनंजे को आज अंतिम विदाई दी गई। जिले के बैंगलोर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस समय जन प्रतिनिधियों सहित हजारों नागरिक अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पत्नी ने अपनी 8 माह की बेटी को साथ लेकर पति को अंतिम विदाई दी। 6 मई को नांदेड़ जिले के बैंगलोर के 29 वर्षीय सचिन वनंजे की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 8 फीट गहराई खाई में गिरने से मृत्यु हो गई। तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सचिन वनंजे का पार्थिव शरीर कल रात बैंगलोर लाया गया। उनका एक पार्थिव शरीर देखने पर उनकी पत्नी, भाई और माता पिता रो पड़े। बैंगलोर तहसील के दामलोर के मूल निवासी और वर्तमान में बैंगलोर के फूले नगर में रहने वाले सचिन यादव राव वनंजे 2017 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग सियाचिन क्षेत्र में थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब के जलंधर में अपनी सेवाएं दी। वे पिछले 1.5 साल से श्रीनगर में ड्यूटी पर थे। 6 मई को उनकी पोस्टिंग कहीं और हुई थी। सेना की गाड़ी को पोस्ट पर ले जाते वक्त उनकी गाड़ी 8000 फीट गहरी घाटी में गिर गई। इस दुर्घटना में सचिन वनंजे की वीरता पूर्वक मृत्यु हो गई। सचिन वनंजे की 2022 में शादी हुई थी। शहीद जवान सचिन के माता पिता, भाई, पत्नी और 8 महीने की बेटी है। शहीद जवान सचिन वनंजे को श्रद्धांजलि देने के लिए बैंगलोर में तहसील के साथ साथ जिले के हजारों नागरिक मौजूद रहे। जवान सचिन वनंजे को अंतिम विदाई देते वक्त हर कोई रो पड़ा। नांदेड़ के नागरिकों ने दुख भरे माहौल में सचिन वनंजे को अंतिम विदाई दी। शहीद परिवारांना सन्मानाने प्रदान करण्यात येत आहे। जेव्हा जेव्हा घरासमोर एक हात प्रकारचा हात ठेवून फडकण्यात येईल, हा प्रोटोकॉल आहे। थोडं मागे घ्या बरं आता।
आता 2 मिनिटात सरकार 2 मिनिट आता तिकडे जावा आरती कपूर दिसली तिकडे। महोदय, उपरोक्त समाचार आपके लोकप्रिय दैनिक में प्रकाशनार्थ सादर किया जाता है कि सोमवार दिनांक 5 मई 2025 को दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक संविधान चौक नागपुर यहां ऑटो रिक्शा संगठन संयुक्त महासंघ महाराज्य एवं नागपुर जिला ऑटो चालक मालक महासंघ संयुक्त विद्यमान से महासंघ के अध्यक्ष व संयुक्त महासंघ के राज्य मार्गदर्शक भाई मोहनदास नायडू, संयुक्त महासंघ के राज्य कार्याध्यक्ष भाई चरणदास वानखेड़े, भाई जम्मू आनंद चौरे, मोहन वावने, इनके नेतृत्व में तीव्र नारे निर्देश आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र शासन ने 2 व्हीलर बाइक टैक्सी धोरण को दी। 1 अप्रैल 2025 की राज्य मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी परवानगी देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के निर्णय की वजह से ऑटो चालक व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसलिए यह निर्णय ऑटो रिक्शा चालकों को पर अन्यायकारक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988-1989 के एक्ट में बाइक टैक्सी की तरतूद नहीं की गई है। मोटर साइकिल या वाहन प्रवासी सेवा में अर्थात परिवहन संवर्ग नहीं आता। कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी को दी गई परवानगी मान्य न्यायालय इन्होंने नकारा है। आज राज्य के ऑटो रिक्शा का व्यवसाय पूर्णतः खत्म होने की कगार पर है। इसका कारण ऑटो रिक्शा का खुला परमिट ढूंढना, शासन की छत्र छाया में बिंदास्त चलती रही बिना परमिट चल रही अवैध रिक्शा, ओला, उबेर, रैपिडो जैसे विदेशी ऐप बेस प्रवासी वाहतुक, इस कारण ऑटो रिक्शा चालकों को रोजगार मिलना कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में शासन की ओर से 2 व्हीलर बाइक टैक्सी सेवा को मान्यता देना ऑटो चालकों का व्यवसाय खत्म करने का सकारात्मक मानस है, अर्थात ऑटो रिक्शा चालकों को जिंदा दफन करना है क्या? यह प्रश्न रोज कमाने रोज खाने वाले सर्वमान्य ऑटो चालकों पर पड़ा है। खुले परमिट वाटप बंद झालेच पाहिजे। समाज कल्याण बोर्डचं गठन झालंच पाहिजे। समाज कल्याण बोर्डचं गठन झालंच पाहिजे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार आज ठाणे के मैक्सी ग्राउंड में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य शहर के आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना था, जिससे किसी भी वास्तविक आपदा के दौरान अफरा तफरी और जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी गई थी ताकि नागरिकों में किसी प्रकार का भय न उत्पन्न हो। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारी और बड़ी संख्या में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल के तहत आम नागरिकों को आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, सुरक्षित निकासी प्रक्रियाओं, प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों और बचाव कार्यों में सहायता करने के तरीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। विभिन्न परिदृश्यों का निर्माण कर लोगों को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करने का अनुभव प्रदान किया। अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल महाराष्ट्र राज्य में केंद्र सरकार की व्यापक आपदा प्रबंधन योजना का हिस्सा है और आज राज्य के कई अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार के अभ्यास आयोजित किए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के नियमित प्रशिक्षण नागरिकों को अधिक जागरूक और सक्षम बनाते हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जान और संपत्ति की रक्षा करने में मदद मिलती है। ठाणे के नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की और उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में भाग लिया। त्यावेळी नागरिकांनी स्वतःची सुरक्षा केलेली आहे आणि सायरन वाजल्याच्या नंतर नागरिकांनी काय काळजी घ्यायची याबाबतच्या काही सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत। आपण पाहताय आता सायरन वाजतोय, सायरनचा आवाज आपण ऐकणार आहोत। आणि अशा पद्धतीने हा सायरन वाजलेला आहे, हा इशारा देण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही बघताय आता हे सर्व जखमी झालेले काही दाखवण्यात आलेले त्यामध्ये नेमकं कसा बचाव करता येईल किंवा काय या ठिकाणी झालं पाहिजे। आता काही वेळामध्ये या ठिकाणी सैनिक जे आहे ते या लोकांना वाचवण्यासाठी संपन्न झालेला काय सांगा?
ये केंद्र शासन के तरफ से हमें मॉक ड्रिल के बारे में सूचना दी गई थी, जो 7 मई 2025 में सेलिब्रेट करना था। भारत के 800 जिलों में से 244 जिले में आज ये इस तरह की मॉक ड्रिल हुई। जो महाराष्ट्र के 8 जिलों में से हमने ठाणा जिला के अंतर्गत कल्याण तालुका का जो मैक्सी ग्राउंड है, इस पर ये हमने आज का मॉक ड्रिल आयोजित किया था। थाने का जिले का कल्याण ही क्यों ये भी जरूरी है। और दूसरी बात के जो मॉब है, लोगों को जन जागृति हो, लोगों में घबराहट ना पैदा हो, पैनिक ना हो, इस वजह से ये ग्राउंड चुना गया था। लोगों को क्या रिस्पांस रहा, किस प्रकार की भीड़ थी यहाँ पर? ये देखो, आप तो यहाँ पर थे 4 बजे जब मैसेज आया एयर रेड डैमेज का एयरफोर्स से हेड ऑफिस से हमें कलेक्टर साहब के जरिए, तब से हमारी जो प्रणाली है सिविल डिफेंस, होमगार्ड, TDRF, KDMC के या 26 कंपनीज जो विविध तरह के जो कार्यरत है, ये सभी लोगों का सहभाग था। लेकिन लीडिंग जो थी वो सिविल डिफेंस की थी, आपने लाइव देखा है। लोगों से क्या आह्वान करें, क्योंकि कल ही एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, लोगों का माइंडसेट अलग अलग हुआ है कि ये जो मॉक ड्रिल है उसको लेके एक अलग असमंजस है कि क्या हो सकता है कल परसों अपने हिंदुस्तान पे जवाबी कार्रवाई ना हो। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भले मॉक ड्रिल था, लेकिन इट मे बी हैपेंड ओरिजिनली, कि जब ओरिजिनल में ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटी या इस तरह से कोई घटना होती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना, अलर्टनेस रहना, सजग रहना ही जरूरी है। इसलिए हम तो सभी को विनती करते हैं कि आप लोग सिविल डिफेंस में ज्वाइन हो जाइए। सिविल डिफेंस भी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, जो 18 साल का एज चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके 4 फोटो, बैंक का डिटेल्स, बैंक खाता जेरॉक्स और पैन कार्ड, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी कितनी है, मार्कशीट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो मिल गया हमें, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। और ये जब होगी तो 5 दिन का मुंह में बेसिक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स देते हैं, जिसमें अपने आप की सुरक्षा कर सकता है। यदि आदमी अपने आप की सुरक्षा कर सकता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली औरों की भी सुरक्षा निश्चित तौर से कर सकता है। कहीं न कहीं की देशभक्ति एक तरीका है। बहुत सही बात है। जिन्हें आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम करने को नहीं मिला, वो सिविल डिफेंस में भर्ती होकर देश सेवा जरूर कर सकता है। और आप देखते हैं कि देश सेवा बहुत ज्यादा पनपती है, और आज के मॉब के हिसाब से ये पता चलता है कि देशभक्ति बहुत जरूरी है और है, दिखाई देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। इसी पृष्ठभूमि में देश भर में जागरूकता यात्रियों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल शुरू है। आपको बता दें कि इसी को ध्यान में रखते हुए आज नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल भी की गई। इस बार नांदेड़ पुलिस ने आतंकियों को पकड़ने के लिए मॉक ड्रिल की। अचानक हुई ड्रिल से रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री कुछ देर के लिए हैरान रह गए। इस मॉक ड्रिल में QRT, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, आतंकवाद निरोधी पथक और रेलवे पुलिस ने हिस्सा लिया। तो क्या जानकारी मिली थी जो नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया? नांदेड़ शहर
एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का पर्यटन स्थल है। यहाँ पर पूरे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल के पूरे देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ गुरुद्वारा है और जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसमें जो पर्यटक थे उसको उनके ऊपर हल्ला हुआ था, तो ऐसा इन फ्यूचर अगर हल्ला हुआ तो अपन अपने प्रवासी पर्यटक लोगों की जान माल की हिफाजत किस तरह करना, इस तौर पे एक प्रैक्टिकल मॉक डेमो अपन नांदेड़ स्टेशन पे लिए थे। यहाँ ये मॉक ड्रिल के अंदर अपन 2 टेररिस्ट को ताबे में लेके ATS के हवाले करे वाले। गोंदिया नगर परिषद इस वक्त प्रशासनिक व्यवस्था में व्यस्त है। इस व्यवस्था ने शहर की स्वच्छता और विकास को नुकसान पहुंचाया। आवास से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो रही। हालांकि शहरवासियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा क्योंकि प्रशासनिक तंत्र इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता नहीं ले रहा। आगामी 7 दिनों में समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा नगर परिषद को तालाबंदी की जाएगी। ऐसी चेतावनी शिवसेना गुट के जिला अध्यक्ष हरीश तुलस्कर ने आयोजित पत्रकार परिषद में दी। शहर के निवासियों पर शिक्षा, वृक्ष और स्वच्छता जैसे विभिन्न कर लगाए जाते हैं। हालांकि शहरी लोग इस लाभ से भी वंचित हैं। लाभार्थियों को घरकुल योजना की किस्त नहीं मिली, कई मनपा स्कूल बंद है। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों को अनुमति दी जा रही कि माता रमाई योजना के तहत लाभार्थी लाभ से वंचित है। इसके अलावा पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत के निर्माण के लिए आवंटित 30 करोड़ रुपए की राशि भी बेकार पड़ी है। इसलिए शहर से विभिन्न मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे कि नगर परिषद का निर्माण तुरंत पूरा किया जाना चाहिए, सफाई और कचरा ट्रकों के लिए निविदाओं और तराजू में हेरफेर बंद किया जाना चाहिए, प्री मानसून सफाई अभियान लागू किया जाना चाहिए और शहर में शिक्षा, बर्थडे, राजनीतिक अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में शिवसेना समूह के माध्यम से कई बार नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया। परिणाम स्वरूप इस समय चेतावनी दी गई कि इन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, अन्यथा नगर परिषद को 7 दिन के बाद तालाबंदी कर दिया जाएगा। मागणी जी आहे, इनकी मागणी आहे, हा जनताची मागणी आहे। जनतावर जे कष्ट होत आहे आणि जे भ्रष्टाचार झालेला आहे गोंदियाला, त्याच्याबद्दल युवासेना यांनी आता आपले पाऊल सामोर केलेले आहे। कारण की शिक्षण आणि जे लोकांना होणारे त्रास आहे, त्याच्या विरोधात हा प्रेस कॉन्फरन्स ठेवलेली आहे युवासेनानी। मी सर्व युवासेनाच्या लोकांच्या हार्दिक अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो की ते आता सामोर आलेले आहे। या देशाला आता युवाची गरज आहे, युवा सामोर आलेले आहेत। मी युवासेनाच्या सर्व पदाधिकाऱ्याला धन्यवाद देतो। मी जिल्हा प्रमुख आहो किंवा माझ्या युवासेनाने जे निर्णय घेतले आहे त्या निर्णयाच्या मी सोबत राहणार आणि त्यांच्यासोबत कंधे ते कंधे मिळून तरी राहणार आणि आंदोलनाचं सहकार्य करणार। गोंदिया नगर परिषदमध्ये खूप प्रकारची धांदली चालू राहिली, जिथं तुमच्या समोर मी 15 मुद्दे मांडले होते। त्या 15 मुद्द्यांपैकी एक असा एक अहम मुद्दा आहे की आता जून महिन्यात शैक्षणिक वर्ष नवीन चालू होणार आहे आणि गोंदिया नगर परिषदमध्ये 14 माध्यमिक आणि 5 प्राथमिक शाळा आहेत। तर त्या शाळेकरिता नगर परिषद लोकांकडनं 1,27,00,000 रुपये वसूल करते, पण या शाळांची व्यवस्था दुर्दशा केलेली आहे। त्या सर्व विषयांवर घेऊन आम्ही राणेसाहेबांना पण ज्ञापन दिलेलं आहे आणि काही सफाईचे पण विषय आहे। सगळं विषयाला घेऊन आम्ही जर नगर परिषद याच्यावर लक्ष देणार नाही तर निश्चितच येणाऱ्या 7 दिवसात आम्ही नगरपालिकेला टाळा ठोकण्याचं काम युवासेना द्वारा करणार आहोत। दोपहर के समय धुले शहर में अचानक तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई बारिश के कारण कई नागरिक इधर उधर भागने लगे। हालांकि पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान धुले वासियों को इस बारिश से राहत मिली। भारी बारिश शुरू होते ही शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली गुल हो गई। इस बीच पुराने धुले इलाके में एक घटना सामने आई, जहां एक पीपल का पेड़ गिर गया और एक होटल को नुकसान पहुंचा। उस क्षेत्र में प्रवेश द्वार और बिजली के खंभे भी छूट गए हैं। मौसम में अचानक हुए बदलाव से नागरिक भी हैरान हैं। हालांकि लगातार गर्मी से परेशान धुले वासियों ने बारिश में भीगने का आनंद भी लिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 7 मई तक महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण बारिश शुरू हो गई है। शहर और जिले के कई हिस्सों में बारिश ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि अचानक हुई बारिश ने किसानों की फसलों के लिए खतरा पैदा कर दिया।
गोंदिया जिले में पिछले 4 दिनों से बेमौसम बारिश और तूफान का दौर जारी। वहीं बीती रात हुई बारिश से कृषि फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा, इसलिए किसानों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की। दूसरी ओर गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल आज कृषि फसलों का निरीक्षण करने के लिए सीधे बांध पर गए, क्योंकि तूफान के कारण कुछ लोगों के घरों की छतें उड़ गईं। विधायक विनोद अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गाँव में मकानों की छतें उड़ी हैं, वहां का निरीक्षण कर शीघ्र पंचनामा तैयार करें तथा नुकसान का मुआवजा प्रदान करें। इस समय गोंदिया जिले में किसानों ने रबी सीजन में बड़ी मात्रा में धान की फसल लगाई थी, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण खेतों में उगी घास भी नष्ट हो गई, जिससे किसान परेशान हैं। तहसीलदार शमशेर पठान ने बताया कि खेत का पंचनामा जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और नुकसान का मुआवजा दिलाया जाएगा। आता 2-3 दिवसापासून गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एक अवघड पाऊस येत आहे, खूप जास्त। काल रात्री तो खूप जास्त पाणी आलं इकडे। धान आता जे काटण्यालायक आला होता ते आता पूर्ण धान झोपून गेलं पावसामुळे। किती एकर धान होतं? 3.5 एकर। शासनाला माझा एकच मागणी आहे की थोडा आर्थिक मदत करून द्यावं। आज गोंदिया विधानसभा में माननीय एसडीओ खंडाई सर, अपने ज़िले के कृषि अधिकारी कानोड़े सर, अपने तहसीलदार शमशेर पठान, अपने बीडीओ पिंगड़े साहब, हमारे पंचायत समिति के सभापति मुनीष जी रांगडाले, साथ में कृषि विभाग की जिला की सभापति दीपाताई चंद्रिकापुरे और विभाग के सभी अधिकारियों के साथ में प्रातिनिधिक तौर पर हमने आज खातिया अन्य गाँव में किस प्रकार से घरों का और खेती का नुकसान हुआ है, ये बात प्रशासन के ध्यान में ला करके दी है। और आज प्रशासन एक स्टैंडिंग आर्डर के माध्यम से ग्राम सेवक, तलाठी और कृषि सहायक इनका संयुक्त इस सब नुकसान के पानी वो करेंगे, पंचनामे तैयार करेंगे और जिन भी किसानों का नुकसान हुआ है उनको शासन से जल्दी कैसे नुकसान भरपाई मिल सकती है, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ में जिनका मकान का नुकसान हुआ है उनके भी नुकसान की भरपाई के लिए निश्चित तौर पर प्रयास किए जाएंगे। गोंदिया तालुक्यामध्ये जे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालं आहे, आज आपण पंचनामा देखील केला आहे, कशा पद्धतीच्या सूचना दिल्या आहेत, काय सांगा? मागील 3 ते 4 दिवसापासून गोंदिया तालुक्यामध्ये अवकाळी पाऊस तसेच गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात घरांचे तसेच शेतीचे नुकसान झालेले आहे। त्या अनुषंगाने संयुक्त सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहे। तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत आणि लवकरात लवकर सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवला जाईल। कल्याण रेलवे स्टेशन के पास और एसीपी कार्यालय से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित एक ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहने एक महिला ने हाथ की सफाई दिखाते हुए 60,000 रुपए की सोने की अंगूठी चुरा ली। हैरान कर देने वाली यह घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन वारदात को एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इससे इलाके के व्यापारियों में डर और नाराजगी दोनों देखने को मिल रहे। ये घटना कल्याण की मशहूर सांघवी ज्वेलर्स में घटी। बुर्का पहने महिला एक बच्चे के साथ दुकान में आई और खरीदारी के बहाने कर्मचारियों को बातचीत में उलझा लिया। इस दौरान उसने नकली अंगूठी के बदले असली अंगूठी बदल ली और मौके से फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ज्वेलर्स की दुकान से कुछ ही दूरी पर एसीपी का कार्यालय है, फिर भी पुलिस अब तक आरोपी महिला को पकड़ नहीं पाई। हम पुलिस से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस महिला को गिरफ्तार किया जाए। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। इससे व्यापारी डरे हुए हैं। अब ये महिला अन्य दुकानों में भी घूमते हुए देखी गई है, जिसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हैं। इससे बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल है। व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और पुलिस को सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम पराग जैन है, मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, कल्याण जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर संघवी ज्वेलर्स करके है, जीवन एंड महेश का कोई शॉप है संघवी ज्वेलर्स करके। वहाँ पे 23 तारीख को एक बुर्काधारी एक लेडी आई थी, जो उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। तो वो उन लोग का ऐसा स्टाइल है कि वो जब देखते देखते असली अंगूठी उन्होंने निकाल दी, लगभग 60,000 के आसपास अंगूठी थी, और एक डुप्लीकेट अंगूठी उसमें उन्होंने डाल दी। तो जब जाने के बाद पता चला, जैसे पता चला तो हमने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। पुलिस वाले आए, हम लोग भी 2-3 लोग हमें गए मार्केट पे ढूंढा हमने, तो वो मिली नहीं। उसके बाद वापस परसों अक्षय तृतीया के दिन जब सब दुकानें फुल थी, वो लेडी लगभग कल्याण के हर शॉप में गई है।
तो वो लेडी अभी भी कल्याण मार्केट में घूम रही है, जो अभी तक पकड़ी नहीं गई है, जिसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। नहीं तो और बहुत बड़े बड़े चोरियाँ वो करती रहेगी और ज्वेलर्स वालों को नुकसान होता रहेगा। डर का माहौल बना हुआ है। ज्वेलर्स वाले में डर का माहौल तो है ही है। एंड हमने पूरे उसके फ़ोटोज़, उसके बच्चे के फ़ोटो हमने पूरे ज्वेलर्स एसोसिएशन में सर्कुलेट किए हुए। लेडी तो बुरखे में थी, तो उसकी सिर्फ आंखें दिख रही, तो उससे उसकी पहचान नहीं हो रही है, बट उसके लड़की का फ़ोटो क्लियर दिख रहा है। तो हमने पूरे ज्वेलर्स एसोसिएशन में पूरा सर्कुलेट किया हुआ उसको। और डर का माहौल तो बना ही रहेगा। सोने का भाव लाख रुपया तोला हो गया है। आज छोटी सी चीज़ आएगी तो 50,000 लाख रुपये का नुकसान होता है। कमाई उतनी रही नहीं है, तो वो डर तो रहेगा ही। प्रतिनिधि कल्याण के योगी धाम परिसर में गुरुवार शामकाल एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक 35 वर्षीय महिला ने एक इमारत की 17वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह महिला संबंधित इमारत में रहने वाली नहीं थी, बल्कि बाहर से आई थी और लिफ्ट के माध्यम से सीधे 17वीं मंजिल तक गई। उसकी यह गतिविधि पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटनास्थल पर पहुंची खड़कपाड़ा पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार महिला ने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम क्यों उठाया, वह इस इमारत से क्यों आई और यहां क्या कोई परिचित था या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। योगी धाम फेडरेशन के अध्यक्ष नितिन यादव ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जब महिला यहां की निवासी ही नहीं तो ये सीधे ऊपर तक कैसे पहुंच गई। उन्होंने इमारतों में सुरक्षा व्यवस्था और विजिटर एंट्री सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता जताई। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों के माध्यम से महिला की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इस दुखद घटना से योगी धाम परिसर में तनाव और चिंता का माहौल है। माझा नितीन जाधव, मी या फेडरेशनचा अध्यक्ष आहे। दुपारी 3 वाजता 3:30 वाजता फोन आलेला मला आणि नंतर आल्यानंतर बघितलं की असंच एका महिलेने वरून 17व्या माळ्यावरून उडी मारलेली आहे। पण नंतर माहिती घेतली असता इथले सर्व पदाधिकारी आलेत, काय महिला वगैरे सर्व माहिती घेतली असता ती व्यक्ती अनोळखी महिला होती। आम्ही तपासली, सीसीटीव्ही फुटेजही तपासला, तर ती बाहेरून कॉम्प्लेक्सच्या बाहेरून आली होती। आता पोलीस पुढचा तपास करत आहेत। भारत और पाकिस्तान के बीच दिन पर दिन बढ़ रही तानातनी के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के लिए हवाई सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। केदारनाथ समेत चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी सभी हेली सेवाओं को रोक दिया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस समय दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान भारत पर हमले की लगातार नाकाम कोशिशें कर रहा। पड़ोसी मुल्क की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमले की कोशिश हो रही। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है और उसके हर हमले को नाकाम कर रहे। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से चारधाम यात्रा के लिए सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई। इसके अलावा चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। यात्रा रूट पर उत्तराखंड पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी है। तुमने हमारे दामाद को क्यों मारा? जवाब मांगने गए ससुराल वालों और रिश्तेदारों पर तलवार से हमला, पथराव, कई लोग घायल, कुछ कारों को नुकसान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने की जांच शुरू। पानी की पाइपलाइन को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। तुमने गांव के झगड़े में हमारे दामाद को क्यों मारा? इस बारे में पूछताछ करने गए ससुराल वालों और अन्य रिश्तेदारों पर जानलेवा हमला करने की एक चौंकाने वाली घटना डोबीवली के पास आगासन इलाके में हुई है। तलवारों और पत्थरों से किए गए हमलों में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दशरथ महात्रे और उनकी पत्नी सविता महात्रे को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
धीरज दशरथ म्हात्रे, राहणार सोनारपाडा. सकाळी आम्ही 9, 9:30 पावणे 10च्या आसपास मला माझ्या भाऊजींचा फोन आला की आमच्या उसारगाव गावात आमची तुरपल जरा वाद झालाय. तर त्यांना मी तिथून त्यांना एक पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट द्यायचा सल्ला दिला. कंप्लेंट केल्यानंतर आम्हाला असं तिथून समजण्यात आला की गावातल्या वादात बाहेरच्या त्यांच्या नातेवाईकांनी येऊन पण हात उचललाय, मारहाण केली, डानकांनी मारहाण केली. तर मग आम्ही सदर नातेवाईकांना त्याच्या जे बाहेरच्या आगासन गावातले त्याच्या मामाचे होते त्यांना विचारणा करण्याला गेलो की तुम्ही गावातल्या लोकांच्या वादात तुम्ही कशाला मध्ये येतात. त्यांनी आमचा काही नाही ऐकता आमच्यावर डायरेक्ट अटॅक केला, जीव घेणे हल्ला केला, तलवारीने, डानकांनी, गाड्यांवर दगडफेक केली, त्यांच्या लोखंडी रॉडांनी पण मारहाण केली, तलवारीचे पण माझ्या वडिलांच्या डोक्यात वार आहे, आईचा घसा धरलेला, आईचा घसा त्याच्या एका व्हिडिओमध्ये दुसरं कापण्याचा प्रयत्न करत. एकच मागणी आहे की पोलिसांनी कठोर कारवाई करा. पोलिसांनी आता आम्ही एवढ्या गंभीर 3 जणांच्या डोक्यात मार आहे, एकाच्या हातावर वार आहेत, तरी पण 226 गुन्हा दाखल केला. आम्हाला हे मान्य नाहीये. पोलिसांनी आमच्या मागणीला हे करावं आणि त्यांचे गंभीर गुन्हा दाखल करायचा आम्हाला पाहिजे. नागजीरा अभयारण्य में बाघ छुट्टी मनाने गए थे. पर्यटकों को बाघ बहुत कम दिखाई देते हैं. बाघों की छुट्टी मनाने जाने से पर्यटकों को भगाने से जिप्सी और गाइड की नौकरी चलेगी. नवेगांव नागजीरा अभयारण्य में बाघ के दर्शन दुर्लभ है. अभयारण्य में बाघ छुट्टी मनाने गए हैं. बाघ दिखाई न देने के कारण पर्यटक वापस लौट रहे हैं. नियोजन के अभाव में स्थानीय जिप्सियों और गाइडों का रोजगार छिन रहा. भंडारा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और नवेगांव नागजीरा वन्य जीव अभयारण्य का घर है, लेकिन अब यह अभयारण्य पर्यटकों से भर गया है और स्थानीय लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं. मई का महीना शुरू हो चुका है. पर्यटक जंगल सफारी पर जाकर गर्मियों का आनंद ले रहे हैं. सकोली तालुका के पीटेजारी गेट पर एक समय पर्यटकों की भारी भीड़ होती थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ के बाघ छुट्टियों पर चले गए हैं, इसलिए बाघों का दिखना दुर्लभ हो गया है और अब तो पर्यटक भी यहाँ से दूर हो गए हैं, मानो जंगल का राजा छुट्टी पर चला गया हो. स्थानीय लोगों की भी नौकरियां चली गई. वन विभाग की योजना के अभाव और भीषण गर्मी के कारण जंगल में चारे की कमी के कारण शाकाहारी जानवर गाँव की ओर भाग रहे हैं. उनका पीछा करने वाले बाघ भी आरक्षित वन छोड़ रहे हैं. अब जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. बाघ अभयारण्यों की वजह गांव के पास दिखाई देने लगे हैं. तो इस संबंध में स्थानीय विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने भी खेद व्यक्त किया है. नवेगांव नागजीरा अभयारण्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं. प्रदेश में सरकार पंगु हो गई है और सरकार में बैठे अधिकारी चारा खा रहे हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज किया जा रहा. इसलिए अब वन विभाग को इस और ध्यान देने की ज़रूरत है और इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है. मी अतुल भांडारकर, नवेगाव नागजीरा अभयारण्याचा एक रेग्युलर पर्यटक. मी इथे दरवर्षी अभयारण्याला भेट द्यायला येतो. माझी अपेक्षा असते की दरवेळेस मला इथे व्याघ्र दर्शन होईल, पण मागील वर्षीपासून खूप निराशापदरी पडत आहे. माझ्यासोबत व्याघ्र दर्शनासाठी नवेगाव नागजीरा अभयारण्यामध्ये दूरदूरचे पर्यटक येतात, नागपूरचे येतात, पुण्याचे येतात, मुंबईचे येतात. त्यांच्या पण पदरी निराशा पडत आहे. माझी अशी वन विभागाला अशी विनंती आहे की त्यांनी व्याघ्र संवर्धनासाठी, तृणभक्षी प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी काही ठोस उपाययोजना कराव्या, जेणेकरून इथल्या स्थानिक नागरिकांना, स्थानिक गाईडला, स्थानिक जिप्सी धारकांना त्याचा फायदा होईल, त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल अशी अपेक्षा करतो. आणि पुनश्च एकदा वन विभागाला अशी विनंती करतो की व्याघ्र प्रकल्पाला कुठेतरी पर्यटनाचे साधन म्हणून आणि त्यांच्या याच्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाला एक नवीन संजीवनी देण्याचे कार्य करावे अशी मी त्याची अपेक्षा करतो. माझे नाव रितेश कांबळे. मी एक वन्यजीव प्रेमी आणि तसेच वाईल्डलाईफ टुरिझम ऑर्गनायझरचं मी म्हणून काम करतो आहे. मागच्या वर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी नागजीरा अभयारण्यामध्ये पर्यटकांची गर्दी कमी पाहायला मिळत आहे. जास्त पसंती आज ताडोबा आणि पेंचकडे जास्त पर्यटक वळलेले आहेत. त्याचं कारण म्हणजे नागजीरामध्ये वाघ न दिसणे, दुसरे वन्य प्राणी न दिसणे, ह्या कारणांमुळे पर्यटक इथं दुसऱ्या अभयारण्याकडे जास्त वळलेला तुम्हाला दिसेल. आज पर्यटक नसल्यामुळे पूर्ण नागजीरा अभयारण्यातल्या ज्या गेट्स आहेत, पिटेजरी गेट, चोरखमारा गेट, ह्या सगळीकडे सुकसुकाट दिसून येत आहे. तर ह्या गोष्टी घडायला नकोत म्हणून वन विभागाने ह्याकडे जातीने लक्ष द्यायला पाहिजे,
ज्यामुळे पर्यटक नसतील तर बाकीचे गाईड्स आणि जे रोजगार आहे जिप्सीवाल्यांचा तो हिरावून गेलेला आहे आणि तो हिरावून न जाता ह्यासाठी वन विभागाने जातीने लक्ष देऊन त्याच्यावर उपाययोजना करायला हवी अशी माझी अपेक्षा आणि विनंती आहे. पण आता दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या कमी झालेली आहे. तिथल्या स्थानिक लोकांना जे गाईड्स आहेत पण दिवशी चालते म्हणजे तेव्हा रोजगार कमी झालेला आहे. आणि ते जाऊन आले आहे काल तर सकाळला एकही पर्यटक नव्हता, सायंकाळला 2-3 जिप्स्या गेल्या आणि दररोज प्रकार होऊन राहिला आणि वाघ दिसत नाही म्हणून पर्यटक येत नाही त्या ठिकाणी. त्यांचं म्हणणं आहे की जे अधिकारी आहेत ते लक्ष देत नाही मग त्याच्याकडे नव्याने काही करत नाही, त्यामुळे वाघही दिसत नाही किंवा जंगलामध्ये चारा नाही म्हणून जे जनावरं आहेत ते शेताकडे जातात आणि वाघ त्याच्या मागे जातात. कुठंतरी याच्यामध्ये उपाययोजना करावी जेणेकरून स्थानिकांना रोजगार मिळेल. या संदर्भात एक चांगला प्रश्न उपस्थित केला. आता मी जे काही आकडे मागच्या काळात घेतलेत या नागझिरा नवेगाव अभयारण्यामध्ये गेल्या वर्षाला 36,000 लोक आली अशा पद्धतीची नोंदी त्या विभागांकडे आहे. पण आपण जे काही मुद्दे आता उपस्थित केलेत, वाघ दिसत नाही, कधी तर सुविधा नाही, या गोष्टीच्या बद्दलची दखल आम्ही घेतलेली आहे. तिथं फॉरेस्ट पर्यटन त्याला लागणाऱ्या सुविधा त्या करायचा एक प्लॅन आम्ही केलेला आहे. त्याला वन्यजीव विभागाचे जे PCC आहेत त्यांना आम्ही या सगळ्या सूचना दिल्यात. मंत्र्यांना पण आम्ही पत्र पाठवलं आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही नागझिरा नवेगाव अभयारण्याला पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येईल या पद्धतीच्या सुविधा आम्ही उपलब्ध करू अशा पद्धतीचं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे. आमचा स्वतः सरकारकडे आणि विभागाकडे पाठपुरावा चालू आहे. कसं या सरकारमध्ये आपण तर आता फील्डची गोष्ट करतो आहे, मंत्रालयातले अधिकारी यांचं ऐकत नाही अशी परिस्थिती आहे. अधिकारीच त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार करतात आहेत. स्वतः अजित पवारांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं की कलेक्टर्स, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी हे भ्रष्टाचार करतात आहेत, पैसे खातात आहेत. अशा पद्धतीचं राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनीच त्याला आयडेंटिफाय केलेलं आहे. म्हणजे हे किती लाचार सरकार आहे की यांच्या मंत्रालयात बसलेले अधिकारी भ्रष्टाचार करतात, राज्यात बसलेले अधिकारी भ्रष्टाचार करतात आणि हे सरकार काहीच करू शकत नाही. तर एवढी निंदू सरकार, अपंग सरकार या महाराष्ट्रामध्ये कधी नव्हे आपण पाहिलेली आहे. त्यामुळे तुमचं जे म्हणणं आहे की अधिकारीच लक्ष देत नाही तर त्याचं कारणच आहे की अपंग सरकार या महाराष्ट्रात आलेली आहे. 3 तोंड 3 बाजूला आहे आणि त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातली जनता भोगते आहे. मैं प्रफुल्ल पटेल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारी बहादुर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं। यह भारत का शक्तिशाली जवाब है। लेकिन आराम से तैयारी करके मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के आतंकी कार्रवाई का जो पहलगाम में हुआ था। क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए? भारतीय सेना को सल्यूट और मोदी जी को शाबाशी। आखिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की भूमि से जो वहां पर आतंक फैलाया जा रहा है पूरे विश्व में और खास करके भारत को टारगेट किया जा रहा है। 26/11 हो गया, हमारे पार्लियामेंट पे हल्ला हुआ, चाहे हमारे पहलगाम में अभी हाल में जो घटना घटी, ये सारी चीजों की जड़ पूरी पाकिस्तान से ही होती है और उनको जवाब देने का काम सही समय पर सोच समझ कर दिया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि उनको जवाब मिले, मगर हमारा ये भी जवाब सही होना चाहिए। और उन्होंने बहुत मतलब एक बाखूबी के साथ जो जवाब दिया, पाकिस्तान के नागरिकों पर हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जहां मैसेज जाना चाहिए, जिनका नुकसान होना चाहिए, वो बराबर हुआ। सर, सिंदूर एक बहुत ही भावनात्मक नाम था। एक से इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना एक मैसेजिंग थी, जिस तरीके से लोगों को मारा गया था उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने। इस सिंदूर के नाम को लेकर के कोई जुड़ाव महसूस करता है? हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा गया हमेशा के लिए, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर देकर एक प्रकार से हमारी बहनों को वापस अपना सम्मान, उनके पति तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनको एक
कम से कम ये विश्वास तो हो कि भाई मेरा नुकसान तो हुआ, लेकिन मोदी जी ने सामने वालों का भी सिंदूर पोंछने का काम किया। ये बहुत बड़ी एक मैसेज भी है इसमें, खाली नाम नहीं है, ये मैसेज है पाकिस्तान को, और हमेशा के लिए आतंक जो हमारे देश में फैलाने वाले लोगों को समाप्त हम कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। Sir, how do you react on India's retaliation with full throttle against Pakistan's terror activities of Pahalgam? Yesterday we did a precise attack on Pakistan's 9 locations which were terror hubs of Pakistan. I salute the Indian Army, I salute our Prime Minister. This is India's revenge. India had to react to what happened in Pahalgam. 26 innocents of our country lost their lives in front of their wives and children. We had 26/11. We have IC-814 hijack. We've had attack on Parliament. We have had the Pulwama attacks. What is all this lead up to? It shows that India is being constantly attacked from Pakistani soil by the terrorists, and also they are attacking on religious grounds. This is very, very, very unacceptable, and it was high time that Pakistan, they got a message in Balakot, but they did not understand that India is capable of doing much more, and that has been demonstrated last night with Operation Sindoor. And I am very happy also that the government did a calibrated attack. Unlike them, we did not target innocent civilians. We targeted the factories of terror and the masterminds of terror. Sir, as you rightly said, that they did a precise attack on the terror hubs only, not the military establishments or the civilian areas. And for the reason India is getting support from global community also, and everyone has warned Pakistan not to retaliate after this. And world is trying to de-escalate the situation now. So how do you see global support for India at this time? I can see total support for India, right from the United States to Russia, Germany, Japan, you name it. And even China has not really spoken out against this. I would think that the world community should engage with Pakistan, not with India, because India has acted responsibly. But they should engage with Pakistan, that if they dare to try to attack India in any way, not only will they be crushed, but it will also have severe consequences for them and the rest of the world also. Therefore, I think it is time that the world community also puts the right pressure on Pakistan and finishes off this permanent menace of terror, at least from Indian soil. Sir, some people from opposition were mocking the India's air capabilities and air defense capabilities, and they were also asking questions from the government when they will retaliate, they will take action. So this valiant action has given them a reply also? Of course, the people who mocked the Indian Army, Air Force and Navy for their defense preparedness and the equipment they were buying and all the other things, I think they should shut up permanently. They should never question. After all, how can we question what our defense forces are doing? They are the true patriots who are always keeping us 24/7 secure. We are able to sleep well. We are able to do our work. The country is able to progress, all because our borders are safe and secure. And whoever has questioned in the past and now should understand that henceforth we should always show the highest patriotism by not attacking our defense preparedness. सर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार पाकिस्तान में घुस के भारत ने स्ट्राइक करी है। इससे पहले हमने देखा जब उरी के वक्त स्ट्राइक हुई थी तो पीओके के तरफ हुई थी। कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं और कितना बड़ा जवाब भारत ने दिया है पाकिस्तान? सल्यूट हमारी सेना को और शाबाश मोदी जी, आपने दुश्मन के घर में घुसकर कड़ा जवाब दिया है। जैसे आपने कहा वैसा किया। बहुत बार ये हो चुका है, बार बार 26/11 हो, IC-814 हो, पहलगाम हो या इसके पहले उरी हो, पुलवामा हो, सभी जगह ये सारा जो जड़ है, बीमारी की जड़ है, ये पाकिस्तान से आती है।
और सीधा उनके घर में जाकर उनको ही नेस्त नाबूद करने का काम आपने किया है। यही भारत चाहता था और यही आपने करके दिखाया। और सही बात है, बार बार करने वाले सीमा के उस पार से ही आते रहे हैं। हमारे देश में सब लोग अमन चैन चाहते हैं और आपने भी केवल उन्हीं को जाकर मारा है जो यहां पर आकर आतंक फैलाते हैं। सामान्य पाकिस्तान के नागरिक को कोई तकलीफ नहीं होने दी। तो ये हमारी फौजों की बहादुरी है और उनको नेतृत्व प्रदान करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और आज हम भारत में जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, वो केवल हमारी सेना और मोदी जी के नेतृत्व की वजह से। सर, ऑपरेशन सिंदूर ये जो टर्म है, ये काफी आप कहता है बहुत कुछ भावनाएं इसमें छुपी हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये शब्द ही बहुत सोच समझकर चयन किया गया है। हमारी बहनों के सिंदूर को पोंछने वालों को ये हमेशा के लिए उनको खत्म करना, ये एक मोदी जी ने और हमारे देश की सेना ने प्रण लिया था और ये बोलकर किया है। हम लोगों ने हमला कोई छुप कर नहीं किया है जैसे उन लोगों ने। हमने जिस दिन हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेना ने उसी दिन कह दिया कि हम इसका जवाब बिल्कुल देकर रहेंगे। सही समय पर देना ये तो खैर उनके पर ही छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सही समय और सही फैसला करके सही टारगेट को उन्होंने पहुंचकर खत्म करने का काम किया। जालना में गुरुवार देर रात जालना में भोकरदन नाका के पास 4 लोगों द्वारा किए गए क्रूर हमले में 31 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई यह चौंकाने वाली घटना तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। मृतक की पहचान जालना के संजय नगर निवासी उमेश इंचे के रूप में हुई, जबकि घायल राम निकालजे बुल्डाना जिले के देलगांव राजा का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार दोनों बाइक पर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने उन्हें रोक लिया और तलवारों से अचानक हमला कर दिया। हमले के बाद हमलावर मौके से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत सरकारी जिला अस्पताल पहुंचाया। इंजे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि निकालजी का इलाज जारी है। मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर सदर बाजार पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनकी पहचान संतोष भीसे, पावन यादव, आर्यन उद्धर और रुपेश सोलके के रूप में हुई है। पुलिस ने 2 संदिग्धों सोलके और यादव को गिरफ्तार किया। धुले शहर में 2 जगह पर भीषण आग लग गई। इसमें फूलवाला चौक स्थित सुनील बैग शॉप और एक अन्य दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं आधी रात के करीब अग्रसेन चौक स्थित एक चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा और सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल ने कड़ी मशक्कत की और 4 पंपों की मदद से दोनों जगह पर लगी आग को बुझाने में सफलता पाई। हालांकि आग किस वजह से लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। रात के करीब बेमौसम बारिश के कारण शहर में बिजली आपूर्ति बाधित रही, लेकिन अचानक रात करीब 9:30 बजे फुलवाला चौक स्थित एक बैग शॉप में आग लग गई। इस आग ने भीषण रूप ले लिया और ऊपर की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच रात करीब 1:30 बजे अग्रसेन चौक स्थित एक चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। इस जगह भी आग ने भीषण रूप ले लिया। दोनों स्थानों पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस समय नगर निगम की दमकल टीम ने स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत की और 4 पंपों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। हिंगन घाट पुलिस थाने के अपराध दमन दल ने रात्रि गश्त के दौरान विश्वसनीय सूचना के आधार पर मौजा रिमडो शिवार के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी करते हुए मेफड्रॉन एमडी मनोव्यापार पाउडर लाने वाले 2 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर एक व्यक्ति मनोप्रभावी मेफड्रॉन एमडी बेचने के इरादे से जाम से हिंगन घाट की ओर आ रहा था। हरे रंग की शर्ट पहने एक मोटरसाइकिल सवार सर्विस रोड से जाम की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। पूछताछ करने पर एमडी मेफड्रॉन नामक पाउडर मिला। अशोक निखिल भोकरे 20 वर्ष और उसके साथी आकाश उर्फ लालिया धनराज शिंदे 34 वर्ष, दोनों संत चोखोवा वार्ड हिंगन घाट के रहने वाले की तलाश की गई।
तब एक प्लास्टिक की पन्नी में मेफेड्रॉन MD पाउडर पाया गया। उसका वजन 6.55 ग्राम है और कीमत 18,390 रुपये है। एक हीरो कंपनी की स्प्लेंडर प्लस बाइक कुल 1,08,390 रुपये की कीमत का माल जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सागर कावड़े और उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित के निर्देश पर की गई। पुलिस निरीक्षक देवेंद्र ठाकुर के आदेश पर सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल आल्दे के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में DB स्क्वाड प्रमुख प्रशांत ठोबरे, DB स्क्वाड कर्मचारी राहुल साठे, आशीष नेवरे, मंगेश वाघमारे, साइबर शाखा वर्धा अनूप कवाले, गोविंद मुडे ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हिंगनघाट पुलिस उक्त अपराध की आगे की जांच कर रही है। हिंगनघाट से योगेश लखोटे की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए अतुल मोने की पत्नी अनुष्का मोने, बेटी त्रिचा मोने की प्रतिक्रिया। ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। भारत सरकार और सेना का आभार। इस कार्रवाई का मतलब 26 बलिदानों को श्रद्धांजलि। भारतीय सेनेने आता जो स्ट्राईक केला, 9 मिसाईल सोडले दहशतवाद्यांच्या ह्याच्यावर, तर ते ऐकून खूप बरं वाटलं की त्यांनी बदला घेतला या त्यांच्या ह्याचा। आणि पहलगाममध्ये ज्यांनी अतुल आणि त्याच्याबरोबर अजून ज्या 26 जणांनी बलिदान दिले त्यांच्या आत्म्याला पण शांती लाभली असेल आता। आणि भारत सरकारने जे काही बदला घेतला आहे त्यावर त्यांचे आभारच आहेत। आणि ही त्यांनी आत्ता सुरुवात केली आहे। दहशतवादाचं त्यांनी मूळ नष्ट करावं अशी माझी इच्छा आहे। आम्हाला रात्री 3 वाजता कळालं की असा हमला केला आहे इंडियाने मिसाईल सोडून पाकिस्तानवर। तर हे ऐकून खूपच आनंद झाला मला की भारत या जी घटना झाली पहलगाममध्ये त्यावर त्यांनी खूप लगेच ॲक्शन घेतले आणि घेत आहे। ऑपरेशन सिंदूरचा आज जो स्ट्राईक होता तो सक्सेसफुल होता आणि पुढेही सगळं व्यवस्थित हो आणि आम्हाला जस्टिस मिळो हीच आमची इच्छा आहे। जो हमला हुआ है उससे थोड़ी बहुत तो खुशी है। अतुल के आत्मा को और पहलगाम में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उधर उनकी आत्मा को भी उचित रूप से शांति मिल रही होगी। अभी मोदी सरकार के ऊपर तो हमारा भरोसा था ही, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ये जो उन्होंने किया है वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मूल है वो ख़त्म करना चाहिए। फिर से ये होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश के प्रति मुझे गर्व तो है और गया हुआ इंसान तो हमारा वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने जो बदला लिया है वो अच्छा है। और अभी इसका पॉलिटिक्स में कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमें रात के 3 बजे पता चला कि ऐसा इंडिया ने एक्शन लिया है, 9 मिसाइल छोड़े हैं पाकिस्तान में। वो सुनकर मुझे अच्छा ही लगा था रात को। और ये मुझे खुशी हुई कि जानकर कि इंडिया ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है और ऑपरेशन सिंदूर का आज सक्सेसफुल था। ये तो बस शुरुआत ही थी। आगे हम सभी होप करते हैं कि ऐसे ये मिशन सक्सेसफुल हो। नांदेड़ जिले के दैगलौर तालुक में तमलुर गांव के सचिन वनंजे को 2 दिन पहले अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना की गाड़ी पोस्ट पे ले जाते समय 8000 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हुई थी। आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज बेंगलुरु के उनके निवास पर गाँव के बेटे भारतीय सेना के शहीद सचिन यादवराव वनंजे के परिवार से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन दिया कि शहीद सचिन के परिवार को सरकार की ओर से यथासंभव मदद दी जाएगी। अजीत पवार ने कहा कि भारतीय सेना के जवान सचिन की मौत बेहद दुखद घटना है। सरकार सचिन के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उनके परिवारों को सरकार की घरकुल योजना के तहत घर दिया जाएगा। उनकी पत्नी और भाई को नौकरी दी जाएगी। उनकी बेटी की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए सरकार की ओर से प्रावधान किया जाएगा। अजीत पवार ने साफ किया कि सरकार सचिन वनंजे को शहीद का दर्जा दिलाने की भी कोशिश करेगी।